नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। आइए देखते हैं क्या होते हैं ये चुनावी बॉन्ड, जिन्हें हाल ही में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था और पूरी तरीके से इन्हें बंद कर दिया था। उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे कोई भी भारतीय नागरिक या कोई कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो होगी, वो एसबीआई की सेलेक्टेड ब्रांचेस से परचेज कर सकती है इन्हें, और बाद में फिर वो सिटीजन जो होगा या जो भी कंपनी ने उस बॉन्ड को खरीदा है, उस बॉन्ड को अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। ये जो बॉन्ड होते हैं वो 1000 रुपए के, 10,000 के, 1 लाख के, 1 करोड़ की रेंज के होते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये एसबीआई को ही केवल और केवल ऑथोराइज्ड हैं इशू करने के लिए, यानी एसबीआई की कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस हैं पूरे देश भर में, 29 ब्रांचेस पे ही ये इशू किए जा सकते हैं। जो भी डोनर इन्हें खरीदता है, जो भी पर्सन इन्हें परचेज करेगा या कंपनी परचेज करेगी, उसका एक केवाईसी कंप्लीट अकाउंट होना चाहिए या इन्हें केवाईसी बेस्ड अकाउंट होना चाहिए, और तभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को खरीद के डोनेट कर सकती है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और अपनी मनचाही पार्टी को जिसको भी चाहे उसे डोनेट कर सकती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें रिसीव करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का भी एक वेरीफाइड अकाउंट होता है, ईसीआई के द्वारा वेरीफाई किया जाता है जिसे, और जब एक बार पॉलिटिकल पार्टी इन्हें रिसीव कर लेती है तो 15 दिन के अंदर ये वैलिड होते हैं, 15 दिन के अंदर इन्हें इनकैश कराना होता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इन्हें केवल और केवल एसबीआई के द्वारा ही इशू किया जा सकता है, और एसबीआई की 29 ब्रांचेस पर ही ये केवल और केवल अवेलेबल हैं, जिन्हें भी सरकार ने यहाँ पर ऑथराइज किया है सेल करने के लिए, इशू करने के लिए। ये जो 29 ब्रांचेस हैं ये न्यू दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में पड़ती हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जितने भी हमारे साल में क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर के शुरुआती 10 दिनों के लिए इशू किया जाता है। यानी जैसे हम मान के चले कि फाइनेंशियल ईयर सरकार यहाँ पर अडॉप्ट करती है, तो फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है और वो अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे 4 क्वार्टर पड़ेंगे। जैसे पहला क्वार्टर होगा 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, तीसरा हमारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और चौथा 1 जनवरी से 31 मार्च पड़ेगा। तो हर क्वार्टर के शुरुआती 10 दिनों के लिए विंडो ओपन होती है, जिसके ज़रिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं, यानी 10 दिनों के लिए ही इशू किए जाते हैं। उन 10 दिन के अंदर यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। उसके बाद इन्हें तुरंत डोनेट करना होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं उन्हें डोनेट करना होता है। और एक बार जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया जाता है तो 15 दिन के अंदर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इन्हें इनकैश कराना होता है पार्टी के द्वारा, और ये बैंक से ही इनकैश होंगे। अगर 15 दिन के अंदर इन्हें इनकैश नहीं कराया गया तो ये जो बॉन्ड्स होंगे इनका पैसा चला जाएगा पीएम केयर फंड में। अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टी का अगर 15 दिन के अंदर करा लिया तो पॉलिटिकल पार्टी के पास ही रहेगा। कोई भी पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, वही केवल और केवल इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव कर सकती है, और साथ ही साथ उसने लास्ट जनरल इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में कम से कम 1% वोट ज़रूर हासिल किए हो। अगर उसने 1% वोट नहीं हासिल किए हैं तो फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं रिसीव कर सकती। जो भी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करती है उसका एक वेरीफाइड अकाउंट होता है पार्टी के नाम का, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ट्रांजेक्शन होगा वो केवल और केवल इसी अकाउंट के जरिए किया जाएगा, जिसे ईसीआई के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं ये ना तो डोनर का नाम बियर करते हैं और ना ही पॉलिटिकल पार्टी को डोनर के आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता चल पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइवेसी है वो बनी हुई रहती है। इनकी डिटेल केवल और केवल एसबीआई के पास होती है, यानी डोनर की, और जो परचेजर होता है हमारा उसकी जो डिटेल होगी वो एसबीआई के पास होती है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। इसके अलावा किसी को नहीं पता होता कि बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया, कितने रुपए का दिया। अच्छा, पहले कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया की किसी कंपनी में लार्ज स्टेक होल्ड करके रखती है या फिर इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पहले डोनेशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो ज़्यादा डोनेशन कर सकती हैं। तो ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात थी कि इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास ज़्यादा डोनेशन आ सकती है अगर एक कंपनीज हमारी
डोनेशन करना स्टार्ट कर दें। और साथ ही साथ पहले ये भी प्रावधान था कि जो भी फर्म होगी, जो इंडिया की फर्म होगी, वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 82 182 के अकॉर्डिंग अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकती। और अगर वो डोनेशन करती भी है तो जिस भी पार्टी को उसने डोनेशन दिया है उससे उसकी डिटेल पूरी की पूरी अपनी एनुअल स्टेटमेंट में कंपनी के द्वारा दिखानी पड़ेगी। तो जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या किया, फाइनेंशियल बिल एक लाई, और उस फाइनेंशियल यानी जो हमारा स्कीम है वो फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया था संसद में, जो मनी बिल है उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमारा द फाइनेंस बिल है उसमें चेंजेस किए, उसमें प्रोविजंस में चेंजेस किए, और प्रोविजंस में चेंजेस करने के बाद कुछ इस तरीके के यहाँ पर फ्रेमवर्क बना पाई जिसकी अकॉर्डिंग इंडियन, फॉरेन या कोई भी शेल कंपनी अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन कर सकती है। जो लीगल फ्रेमवर्क है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का, वो कुछ इस प्रकार है कि 14 मई 2016 को जो फाइनेंस बिल 2016 है, फाइनेंस एक्ट, इसे इन्फोर्स किया गया। इसने क्या किया, इसने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 J6 है उसमें चेंजेस किए। ये सेक्शन क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फॉरेन सोर्स से डोनेशन नहीं ले सकती। पहले ऐसा रूल था, लेकिन इसमें जब चेंजेस कर दिए गए तो उसकी वजह से अब कोई भी फॉरेन कंपनी या शेल कंपनी, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, वो डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस इसमें लाए गए और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया गया। दोस्तों, क्या किया गया कि 31 मार्च 2017 को फाइनेंस एक्ट 2017 पेश किया गया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चेंजेस आए कुछ एक्ट्स में, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस आए फाइनेंस एक्ट 2017 पेश करने की वजह से। जो फाइनेंस एक्ट 2017 है ये चेंजेस करता है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, और जो इनकम टैक्स एक्ट है वो सेक्शन 13A में चेंजेस करता है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलेगी वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो RBI एक्ट है उसका सेक्शन 31, उसने क्या किया, सेक्शन 135 के द्वारा अमेंड हुआ वो, और इसने यूनियन गवर्नमेंट को ये परमिशन दी कि यूनियन गवर्नमेंट जिस भी बैंक को चाहे, जिस भी शेड्यूल्ड बैंक को चाहे, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने के लिए ऑथोराइज कर सकती है। और फिर इस तरीके से संसद में पेश करके और कुछ एक्ट्स में चेंज करके 2 जनवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 को लॉन्च किया गया, और इसे हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी जो थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत तब खड़ी हुई जब ये पाया गया कि जो भी डोनेशन रिसीव हो रही है इस स्कीम के अकॉर्डिंग, उसमें 50% से भी ज़्यादा हिस्सा बीजेपी के पास आ रहा है, जो कि हमारी प्रेजेंट लीडिंग गवर्नमेंट है, जो कि सरकार बना रखी है, और बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको डोनेशन कम मिल रहा है। यानी बहुत ज़्यादा डोनेशन बीजेपी को मिलने की वजह से अपोजिशन ने ये ब्लेम लगाया कि जो भी डोनेशन ये मिल रही है ये बीजेपी कुछ ट्रिक यूज़ करके डोनेशन को रिसीव कर रही है। और इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। पिटीशन में ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि ये जो स्कीम है वो कॉर्पोरेट फंडिंग, ब्लैक मनी सर्कुलेशन और करप्शन को बढ़ावा देती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा केस जो है चलता है। फिर 31 अक्टूबर 2023 को 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, जिसे लीड कर रहे थे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने पूरे के पूरे केस को 5 जजेस ने मिलकर के पूरे के पूरे केस की सुनवाई की, और लगभग 3 दिन तक इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चली। और फिर 2 नवंबर 2023 को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया, और फिर 15 फरवरी 2024 को कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया इस यूनियन गवर्नमेंट की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। यानी इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी की पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और ये पूरी के पूरी तरीके से बंद कर दी गई। जो बेंच है, यानी जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने इस स्कीम को एक वोटर्स के राइट को वायलेट करने वाली स्कीम बताया।
यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, उस आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो लोगों के राइट हैं उन राइट्स को वायलेट करता है। ये इसके ऊपर आर्गीमेंट दिया। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए इस स्कीम को पूरे के पूरे तरीके से बंद कर दिया। और जो भी आदेश दिया गया उसमें यह दिया गया कि अब इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आगे ना तो इशू किया जाएगा ना ही सेल किया जाएगा, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरे के पूरे तरीके से अब बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरा का पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया, और साथ ही साथ एसबीआई को ये ऑर्डर दिया कि जो भी डिटेल्स हैं परचेजर की वो 1 हफ्ते के अंदर यानी 13 मार्च 2024 तक इसको अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करे और ये पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये ऑर्डर दिया कि उन्होंने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन रिसीव की है वो सारी की सारी डिटेल्स सबमिट करें टू द ईसीआई। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए पूरी तरीके से इस स्कीम को रद्द करने को भी बोल दिया, क्योंकि इसने आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हुआ है। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप दोस्तों जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया हो। धन्यवाद।